हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जेई मेंस 2023 का एग्जाम देने वाले। तो चलिए, जैसा मैंने बोला था, आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर होने वाले हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के देखा जाए तो, जिसमें थोड़ा बहुत मेहनत करके, थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए, थोड़ा बहुत स्टडी किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आया जाए, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मैं फैक्ट बेस्ड बात करूंगा, पिछले सालों के मेरे पास डेटा आज है और उनके बेसिस पे बताऊंगा कि चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, एंड देन वी विल डिसाइड कि किसको प्रेफरेंस दिया जाए, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं भी पढ़े, टाइम नहीं मिले छोड़ देने से भी इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। तो जेई मेंस 2023 के लिए अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा जेई मेंस 2023 के फिजिक्स के चैप्टर के बारे में। तो ये है, मैंने डेटा कलेक्ट किया है 2019 से लेकर के 2022 तक, पिछले 19, 20, 21 और 22 4 साल का डेटा लेके मैं आपके सामने आया हूं, और अलग अलग चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में एनटीए ने पूछे हैं, उनका कलेक्शन करके उनको सबको ऐड करके बड़ी मेहनत लगी इसमें, बट आपके लिए पड़ेगा, किया है। तो सारे चैप्टर को प्रायोरिटी बेसिस पे, प्रायोरिटी वाइज पे, टॉप टू बॉटम के सबसे ज्यादा जिसमें सवाल आए हैं उसको सबसे टॉप पे रखा गया, और जिससे कम आए, जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आगे बढ़ते गए तो वैसा आया। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पहला वाला चैप्टर दिख रहा होगा, कौन? मॉडर्न फिजिक्स। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनको भी मैं बताऊंगा आगे कि मॉडर्न फिजिक्स इज द फिजिक्स का सबसे लास्ट में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक, जिसमें मोस्ट ऑफ द कोचिंग में पढ़ाया भी नहीं जाता है, लिस्ट इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, बट सबसे ज्यादा आईटीजे एडवांस में और मेंस में इसी में से सवाल आते हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने डेटा है कि पिछले 4 सालों में 2019 से लेकर के 22 तक में 194 क्वेश्चन आए हैं, और वो सबसे हाईएस्ट है अभी तक। सबसे हाईएस्ट किसी में से आए हैं तो वो ये वाला चैप्टर है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आसान होता है रिलेटिवली, पता नहीं काहे बच्चा लोग भी पढ़ता नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप 12th में पढ़ रहे होते हैं और 12th में बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, तो सबसे लास्ट में जो चैप्टर पढ़ाया जाता है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स को लास्ट में पढ़ाया जाता है, इसलिए। और फिर जब बोर्ड की एग्जाम आने लगता है, नवंबर दिसंबर होना लगता है, तो बच्चा भी साइकोलॉजिकली इस स्टेट में आ जाता है, और फैकल्टीज भी जो पढ़ाने वाले टीचर्स है, एजुकेटर्स है, वो भी क्या, हार अब तो चैप्टर खत्म हो गया, अब तो सिलेबस खत्म हो गया, बच्चा भी यही सोचने लगता है। तो इतना ध्यान से, इतना एनर्जी लगा करके, इतना कंसंट्रेशन लगा करके इस चैप्टर को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यदि देना चाहिए तो ये इसी को देना चाहिए, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आईटीजे एडवांस में। और अच्छी बात इसमें क्या है बच्चों, पता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मॉडर्न फिजिक्स को देखा जाए तो काफी कुछ 70 to 80% ऑलमोस्ट दोनों में कंबाइन चैप्टर्स है, कंबाइन है टॉपिक्स, जैसे एक्सरे हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बोर मॉडल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एटम हो गया, ये सारे जो है ये फिजिक्स में भी है एज वेल एज केमिस्ट्री में। तो बड़ी मजे की बात हुई ना बच्चों, एक ही बार पढ़ने से आप दोनों में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, उन टॉपिक को कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इनको पढ़ने से केमिस्ट्री में सवाल आएगा तो भी बन जाएगा, फिजिक्स में आएगा तो भी बन जाएगा। तो ये एक ही तीर में 2 निशान लगने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में। दूसरा इसके बाद आता है और ज्यादा, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। ये भी 11th में मोस्ट ऑफ दी, जो मैंने ऑब्जर्व किया लाइफ में, कोचिंग के कैरियर में अलग अलग जगह, कि केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स मोस्ट ऑफ दी जगह 11th के लास्ट में पढ़ाया जाता है। 11th के लास्ट में पढ़ाया जाता है, सिलेबस खत्म करने का प्रेशर होता है, तो फटाफट भगा भगा के इसको खत्म किया जाता है। बच्चे इतना समझ आता है, बट जल्दी जल्दी में इसको खत्म किया जाता है। तो वो है हीट, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी बोला जाता है। इसमें भी एक और अच्छी बात है बच्चों, क्या? इसमें भी अच्छी बात है कि एक तो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर के सवाल आए हैं, तो इसमें से आए हैं। दूसरी कि थर्मोडायनामिक्स और केटीजी देखा जाए तो ये फिर से ऐसा चैप्टर है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है। केटीजी इज द काइनेटिक
गैसीय जो कि केमिस्ट्री में गैसीय स्टेट से रिलेटेड है, तो केटीजी को पढ़ लोगे तो फिजिक्स का भी हो गया, केमिस्ट्री का भी गैसीय स्टेट हो गया। एक ही मतलब एक ही बार पढ़ने से दोनों में काम हो गया, दोनों सवाल आएंगे, दोनों के नंबर आ जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स में भी फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ, कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी वगैरह ये कुछ भी थोड़ा बहुत है, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, ये सारा कुछ है वो फिजिक्स में भी है एज वेल एज केमिस्ट्री में भी है, बॉयल्स लॉ, साल्स लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह एंड ऑल, ये सब कुछ एवोगाड्रो लॉ सब फिजिक्स में भी है, थर्मोडायनामिक्स में है। तो एक ही बार पढ़ने से दोनों जगह काम होने वाला है। और फिजिक्स में भी सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए हैं दैट इज केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, बट इन दोनों में कम ध्यान दिया जाता है बच्चों के द्वारा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू 11th के लास्ट में पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप हो जाता है या रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 12th के लास्ट में पढ़ाते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देते, जबकि देना चाहिए। थर्ड वाला जो आने वाला है अपने पास दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना आसान चैप्टर कोई है ही नहीं देखा जाए तो। करंट यार क्या है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारा 9-10 से बच्चा पढ़ता आता है। आजकल सीबीएसई ने 9-10 में भी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व करा दिया है और वहीं से पढ़ता आता है, और वही यहां पर भी है, और उसमें से भी ऑलमोस्ट उतने ही सवाल आए हैं जितने केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स से आए। तो ये अगेन आसान चैप्टर है, और आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। अपने घरों में करंट दौड़ता रहता है, बैटरी में करंट दौड़ता रहता है, मोबाइल में चार्ज करते रहते हैं, डे टू डे लाइफ से भी ये रिलेटेबल है इजीली, तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसमें जो आए हैं वो 4th नंबर के हैं, 117 सवाल 4 सालों में देखा जाए तो ये भी उसके नजरिए से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया बच्चों आपके लिए। फिर है रोटेशनल मोशन। इसका नाम मत लीजिए, कहा है मेरा सबसे यदि इस पूरे फिजिक्स में इंटरेस्टिंग और मजेदार जो चैप्टर है वो है मेरा रोटेशनल, और मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट नहीं सबसे फेवरेट रोटेशनल मोशन है। पढ़ाने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है, क्योंकि घुमाने में मजा आता है, रिजिड बॉडी को घुमाने में मजा आता है, तो वो रोटेशनल है। लोग पता नहीं इसको बहुत डिफिकल्ट कहते हैं, डिफिकल्ट मानते हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस और एडवांस के लेवल से देखा जाए तो वो आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एडवांस कभी कभी गोगली मार देता है, बाउंसर मार देता है रोटेशन के सवालों से, बट इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी काफी सारे सवाल इससे आए। एडवांस की हम लोग वैसे भी बाद में करेंगे, अभी मेंस की बात करें तो मेंस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, थोड़े बहुत इधर उधर के टॉर्क से रिलेटेड, प्योर रोलिंग से रिलेटेड, वो सारे हैं, वो इसमें से सवाल आते हैं। 4th नहीं 5th नंबर की रैंक है, इसकी रैंकिंग डिसाइड करी जाए तो ये आ गया पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। अगला है रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये भी 9-10th में आप पढ़ते आ रहे हैं। रे है, लेंस है, मिरर है, ये भी वहां से पढ़ते आ रहे हैं, तो इससे भी सवाल बहुत ज्यादा जेईई मेंस में पूछे गए हैं, 109, तो इसको भी प्रायोरिटी पे रखेंगे। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक सबका फेवरेट टॉपिक होता है, काहे बच्चों पता है? क्योंकि जब आप 12th में जाते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपको जो पढ़ाया जाता है मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसमें बच्चा पूरा जोश से, पूरा जोश, जुनून, जज्बे के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, पोटेंशियल, कंडक्टर, ये सारा कुछ कहानी, और इसमें से सवाल आते हैं। 109 आए हैं 4 सालों में। तो यहां तक की बात करी जाए बच्चों, तो यदि इतने सारे जो इस वाले स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इतने चैप्टर्स आप यदि कर लेते हैं अच्छे, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे, ड्रॉपर की बात नहीं कर रहा मैं, 12th में पढ़ रहे होंगे, उन्होंने डेफिनेटली थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है, 12th वालों ने तो सब पढ़ रखे हैं। इनफैक्ट सारा सिलेबस हो चुका होगा तो वो सारे दे सकते हैं, और ये चैप्टर मेंस में करने से फायदा ये होगा, आपके बोर्ड में भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, दोनों में, ठीक है। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं, 12th पास वाले बच्चे हैं, उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स आई थिंक जहां कोचिंग में पढ़ रहे नहीं पढ़ाया होगा, केटीजी भी शायद हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रोटेशनल, ये हो गए, और जो बाकी बचे तो आप प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए बच्चों, आपको करना है कौन से। इस स्क्रीन पे जितने ये चैप्टर्स दिखाई दे रहे इनको आप कर लीजिए। आप मेंस में 25 में से 25 जो टोटल सवाल आपको करने हैं, आएंगे तो 30, करने 25 है, उसमें करीब करीब आप 50%
इन सब में से कर लीजिएगा। इतनों को कर लेंगे तो आपका 50% स्कोर हो जाएगा। और एज यू नो, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि 50% यदि मार्क्स आप लेके आ जाते हैं तो आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा और आप आराम से जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गए यहां तक की बात। उसके बाद अगला प्रायोरिटी पर जाते हैं। यही ऑर्डर अपना आगे चलता है, तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं यहां तक आते आते आगे कहां पे, ये आगे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एंड एक्सपेरिमेंट वाला चैप्टर पे। इस पे देखा जाएगा तो ये भी रिलेटिवली आसान है, बट उसमें भी काफी सारे सवाल आते हैं। 4 साल में करीब करीब कितने सवाल आ गए, 106 सवाल आ गए, मतलब पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 21 क्वेश्चंस के आसपास, 21 का 26 क्वेश्चन के आसपास आ गए। और हर शिफ्ट में एक सवाल आएगा आपका। तो यदि आप एक सिक्योर करना चाहते हैं 4 नंबर फिक्स, तो इन छोटे से टॉपिक को पढ़ लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन को आपका हो जाएगा। फिर ये इसके साथ मैथमेटिक्स वाला जो फिजिक्स का अपना वेक्टर वाला है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो डायरेक्ट सवाल नहीं आने वाला फिजिक्स में तो, बट उसका एप्लीकेशन तो डेफिनेटली आता ही है। फिर बचा काइनेमेटिक एंड सर्कुलर मोशन, उसका मैंने ऑर्डर आपको बता दिया, कितने सारे सवाल आए हैं इसमें से। और फिर सेमीकंडक्टर, हाँ ये भी बच्चों को डरावना जो चैप्टर लगता है और जिसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उसको देना चाहिए, तो वो सेमीकंडक्टर है। तो बच्चों इन सारों को डिसाइड कर लीजिए। यदि आप पिछली स्क्रीन और इस स्क्रीन के इतने सारे चैप्टर कर लिए तो आप 25 सवालों में से 20 सवाल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से 20 सवाल कर सकते हैं और 18 से 20 सवाल 25 में से कर देना, समझ रहे हैं कितना मार्क्स आ जाएगा आपका? 99 परसेंटाइल से ज्यादा आ जाएगा आपका फिजिक्स में, ये गारंटी है। 70 से 80 मार्क्स आप लेके आइए, 99 से ज्यादा परसेंटाइल नहीं आए, मैं यहीं बैठा हूं, नाम बदल दूंगा, गारंटी देता हूं आपको। इतने सारे कर लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। अल्टरनेटिंग करंट, ग्रेविटेशन, कैपेसिटेंस, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, वेव्स एंड साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईएम वेव्स भी बोलते हैं, वो भी एक छोटा सा है बट बड़ा काम का चीज है। सेंटर ऑफ मास, इन सब को पिछली वाली स्क्रीन के सारे चैप्टर्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और ये वाले सारे नोट डाउन कर लीजिए। और इन सारों के ज्यादा आपको डिटेल में घुसने की जरूरत भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है। आप जनवरी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसी के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो इन सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के सवाल जितने आए हैं, जितने प्रीवियस ईयर के सवाल आए हैं, 4 तो ये हमने तो बता दिए, 2019 से 20 वाले तो 4 सालों के कितने आए अभी तक के, वो बता दिया। इससे पहले के भी जितने जेईई मेंस के सवाल आए हैं, हर चैप्टर को टारगेट कीजिए। एक दिन में एक चैप्टर आपको निपटा देना है। उसमें 50 सवाल हो, 100 सवाल हो, 200 सवाल हो, एक दिन में नहीं निपटे तो कोई बात नहीं, 2 दिन का समय लीजिए। 1 महीने का वक्त है अभी अपने पास, तो एक दिन में नहीं तो 2 दिन में एक एक चैप्टर को खत्म कर लीजिए। कम से कम एवरीडे 50 क्वेश्चन एक चैप्टर का करना है। एक चैप्टर का क्या, फिजिक्स का 50 क्वेश्चन से 60 आपको एवरीडे करना है। यदि किसी चैप्टर में इतने सवाल है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा वाला उठाइए और कीजिए। 50 से 60 सवाल एवरीडे कीजिए। और इन दोनों स्क्रीन के, पिछले वाले स्क्रीन का और ये वाला, इन दोनों स्क्रीन का आप सवाल कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के कर लीजिए। आपका देखिए बहुत अच्छा स्कोर जेईई मेंस में नहीं आए तो गारंटी देता हूं मैं। तो ये सारे हो गए। उसके बाद हम लोग आगे वाले पे जाएं जरा। ये सेकंड प्रायोरिटी हो गया, वो पहला प्रायोरिटी हो गया जिनको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये सेकंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हो गए जिन पे सेकंड नंबर पे ध्यान देना है। समय बचे, मन करे तो ये पे ध्यान दे दीजिए। थर्ड वाला ये आ गया, थर्ड वाला इन पे देखा जाए, थोड़ा सा इन पे भी ध्यान दिया जाए, गौर कीजिए। इन पे गौर किया जाए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वेव ऑप्टिक्स, वर्क पावर एनर्जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको ईएमआई बोला जाता है, जिसको एसी से हमने अलग कर दिया है, बट पढ़ाते एसी के साथ में एसी है वो ज्यादा अच्छा, छोटा और स्कोरिंग है। ये वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है, मेहनती है, फैराडे लॉ वगैरह थोड़ा मेहनत लगेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी वाला हो गया ये। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, अर्थ मैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, ये सारे हो गए। ये थर्ड प्रायोरिटी वाले हो गए। मन करे तो इनको पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसमें भी, इसमें मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में 2 पार्ट और होता है। एक तो होता है वाईडीएसई, एज यू नो, मैनी ऑफ यू, ऑल ऑफ यू जानते होंगे वाईडीएसई एग्जाम दे
महीने भर बाद तो इतना तो जान ही रहे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। एक हो गया पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। YDAC डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो YDAC को तो आप पढ़ो नहीं पढ़ो ठीक है, कोई बेटर बात नहीं, उसमें से सवाल आते भी है, 60 सवाल आए हैं, मतलब इसमें भी मोस्टली एक शिफ्ट में एक सवाल भीड़ ही जाता है, छोटा सा है इसलिए इतना ज्यादा नहीं है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। बट ये जो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आपको दिख रहा है, इन दोनों में से एक सवाल आने ही वाला है, अभी से लिख के ले लीजिए, इन दोनों में से, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में से, और दोनों में अब जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के सवाल है बस वो कर लीजिए बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मेंस है वो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछने वाले हैं, तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई माथाफोड़ी नहीं करना, बड़ा आसान है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आप मुझे बाद में धन्यवाद देंगे कि सर हाँ आपने बोला था, सही बात है, ये डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, तो अभी मेरे पे ट्रस्ट कीजिए और मान लीजिए इन दोनों में से सवाल आएगा, मान लीजिएगा आसानी से है, 2 घंटे का वक्त लगेगा, 1 घंटे डिफ्रैक्शन, 1 घंटे पोलराइजेशन और 3-4 घंटे का समय लगेगा, प्रीवियस ईयर के सवाल मिला दीजिए, हो जाएगा अपना काम खत्म। ठीक है, ये थर्ड प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हो गए, बट उसमें भी थर्ड में भी क्या, मैं इसको इवन फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूंगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स थे उसी में इसको भी ऐड कर दीजिए, डिफ्रैक्शन को भी और पोलराइजेशन। टोटल नंबर ऑफ सवाल कम है बट चैप्टर भी तो छोटा सा है, ये भी तो मैटर करता है ना। तो चलिए ये बात हो गई यहां तक, इनको नोट डाउन कर लीजिए प्रायोरिटी वाइज, किस किस को कब कब करना है अपने हिसाब से। देन लेट्स मूव टू लास्ट वाले पार्ट। लास्ट वाले क्या, बस इतना ही तो थे, खत्म हो गया अपना। तो ये सारे प्रायोरिटी वाइज मैंने चैप्टर डिसाइड कर दिया, आई होप मैंने सारे चैप्टर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अब देखो जरा, इन सब में कुछ ऐसे चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए जिसमें आप कम इनपुट दो और ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिले। कब इन्वेस्टमेंट करो बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है। 1 रुपया लगाओ, 100 रुपया यदि आपको रिटर्न में मिल रहा है तो काहे नहीं आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसी जगह बिल्कुल स्टॉक मार्केट ऐसा इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए जरा अगले पे हेडलाइन ही आपको दिख रहा होगा कि कम मेहनत ज्यादा फायदा, कम मेहनत ज्यादा फायदा, कम से कम मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाओ, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। ऐसे यदि चैप्टर आपके सामने हैं तो वो मैंने पेश किए हैं, ये जिसमें इधर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, ये वाले जो है वो है, हाँ ये वाला है मॉडर्न फिजिक्स, जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, जो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं पिछले 4 सवालों में, और एनटीए ऑलमोस्ट पैटर्न रिपीट करता है, ऑलमोस्ट सवाल उसी टाइप के, हर चैप्टर से कैसे देना है क्या देना है, ऑलमोस्ट पिछले साल वाला, कुछ तो इवन सवाल एग्जैक्टली कॉपी भी कर देते, मेहनत भी नहीं करते, डेटा भी चेंज नहीं करते, वो एनटीए वाले कुछ भी कर सकते हैं एनटीए। तो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में ये सारे पार्ट्स है। मॉडर्न फिजिक्स है वो स्कोरिंग है, मैंने बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, और उसमें एटम्स और एटम से रिलेटेड पहला एटॉमिक फिजिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर मॉडल हो गया, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर से रिलेटेड सारी बातें हो गई, जिसमें अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, न्यूक्लियर से निकलने वाली रिएक्शन वगैरह, थोड़ा बहुत बाइंडिंग एनर्जी वगैरह वाला कहानी। फिर रेडियो एक्टिविटी हो गया, जानते ही है n = n0 e⁻ λt। ड्यूल नेचर, डी ब्रोगली का वेवलेंथ वगैरह वाला पार्ट हो गया, और मैटर वेव्स हो गया, एक्सरे 2 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस एक्सरे वो, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारे चैप्टर्स में मोस्ट ऑफ दी आपके पास 70 to 80% फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन रहेंगे, तो एक जगह पढ़ लेंगे फिजिक्स में तो केमिस्ट्री का भी काम बना देंगे। तो बच्चों आज ही सबसे पहले आप यदि प्रेफरेंस देंगे तो इन सारे चैप्टर को दीजिए, इनको सबसे पहले पढ़िए, आसान है। यदि आपको कोई दिक्कत आए, कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा उस वाले चैप्टर को डाउट क्लियर करने का, उसको पढ़ाने का पूरा टाइम निकाल करके कोशिश करूंगा पढ़ाने का। दूसरा वाला बच्चों, ये वाला जो पार्ट है दूसरा, जिसको हमने केटीजी और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में HNT में डिवाइड किया था, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स दिखना छोटा है बट इसमें पार्ट वाइज डिवाइड किया जाए, सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाए। यदि आपको लग रहा होगा सर ये मेरे को समझ नहीं आता है, मुझे इसमें दिक्कत आती है, बड़ा चैप्टर है, तो आप क्या कीजिए बच्चों, हर चैप्टर को उसके अंदर सेक्शन होते हैं बने चैप्टर या सब टॉपिक होते हैं, उसमें डिवाइड कीजिए।
तो जैसे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को डिवाइड किया, हो सकता है आपको डर लगे, पर डरने वाली बात नहीं, ये भी दोनों में अपने फायदेमंद आने वाला, फायदेमंद होने वाला है कि कैलोरीमेट्री इसका पार्ट हो गया। यदि आपको डर लगे तो हो सकता है इसको सब टॉपिक में डिवाइड करके किसी एक आध पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, बाकी आपके लिए आसान है। कैलोरीमेट्री हो गया मिक्सिंग, दो मटेरियल का, पानी को बर्फ पे मिला दिया तो उससे क्या बनेगा, कितना टेम्परेचर होगा। थर्मल एक्सपेंशन के, बॉडी को गर्म करते हैं तो फैल जाता है, ठंड के टाइम पे, अभी विंटर का समय चल रहा है, सिकुड़ जाता है, कोई भी बॉडी है वो टेम्परेचर कम करने से डिक्रीज करता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी। थर्मोमेट्री टेम्परेचर से रिलेटेड, इसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। हीट ट्रांसफर, ये रेडिएशन और कंडक्शन वाला पार्ट आसान है रिलेटिवली, बहुत लोग नहीं ध्यान देते बट देना चाहिए। केटीजी अगेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये वाला है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, आज से ही आप शुरू करें रिवीजन, अपना प्लान बनाए 30 डेज के अकॉर्डिंगली, और इन वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, अभी करें, आज से शुरू करें इनको पढ़ना। 2 दिन लगे, शायद 3 दिन लगे, बट इनको पहले करें। एडवांस में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, और दोनों में सेम लेवल के सवाल आता है, कोई भारी नहीं आता है। मॉडर्न फिजिक्स में से स्कोरिंग है, आसान है रिलेटिवली। दूसरा प्रायोरिटी आपको देना है इनको, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को। कम मेहनत ज्यादा फायदा, इन दोनों में देखा जाएगा। कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है। हमारा टारगेट है वो बी स्मार्ट, गधों वाली मजदूरी नहीं करना है, गधों के जैसे नहीं लगे रहना है भी नहीं आप गधे, स्मार्ट है तो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ये कि कम मेहनत करके, हमारा टारगेट रिसर्च करना नहीं है, किसी चैप्टर में अपन को पीएचडी नहीं करना है, इतना कर लीजिए कि एग्जाम में जो सवाल आए वो हमसे बन जाए, वो सवाल अपना बनाने का एम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आना है, वो अभी अपना डिसीजन है, होना चाहिए, अपना टारगेट होना चाहिए, ठीक है। उसमें रिसर्च नहीं करना है कि नहीं बस हीट ट्रांसफर मेरा मस्त है, इसको ही मैं पढ़ूंगा, ये मेरा फेवरेट है, वैसा नहीं करना है। हर चैप्टर को प्रेफरेंस देना है, इंपॉर्टेंस देनी है, और अपना काम होना चाहिए स्मार्टली, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आए कम से कम मेहनत में। तो कम मेहनत ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो इन सारे चैप्टर को पढ़ ले। और अगला प्रायोरिटी, ये तो हो गए मैं 2 टॉप 2 वाले, टॉप 2 चैप्टर्स बोलूंगा मैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ छोटे छोटे चैप्टर्स है। और कुछ चैप्टर्स है जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिनको आपको प्रायोरिटी देना चाहिए समय निकाल करके, क्योंकि वो छोटे छोटे रिलेटिव 2-4 घंटे भी टाइम देंगे ना तो आपका एक सवाल बन जाएगा, उसमें से एक सवाल आएगा, आपका 4 नंबर आ जाएगा, और 4-4 नंबर करके ही तो हम लोग सारे इतना ज्यादा नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। अगला वाला ये भी कम मेहनत ज्यादा फायदा सीरीज का ही अपना पार्ट है। कम मेहनत ज्यादा फायदा, इसमें भी कम मेहनत ज्यादा फायदा, ज्यादा फायदा। चलो कोई बात नहीं, आप समझ क्या बोल रहे हैं। कम मेहनत लगेगी इसमें कि ग्रेविटेशन जो है वो एक 2 से 3 लेक्चर, क्या मैं क्या बोलूं, 4 से 5 घंटे, चलिए 4 से 5 घंटे इसको पढ़ लेंगे ना आप, 4 से 5 घंटे में तो आपका जेई मेंस तो क्या एडवांस का भी एक सवाल गारंटीड है इस टॉपिक में से आता है। हमारे जमाने में तो इसमें से एक ही चैप्टर में से 3-3 सवाल आ गए थे एडवांस में, मौज हो गई थी बेटा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान चैप्टर है, आसान पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता है, और ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। सैटेलाइट का मोशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केपलर्स लॉ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल प्रीवियस ईयर के बना दीजिएगा, जेई मेंस में सवाल आएगा, बड़ा आसान आता है, बड़ा इजीली आप फट से 1 मिनट में बना दीजिएगा। तो इसको भी प्रायोरिटी पे रखना है, ग्रेविटी को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ना नहीं है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के बिना हम लोग नहीं कुछ कर पाते, तो आप भी ग्रेविटी को छोड़े नहीं है ना, बचा के रखे। दूसरा है इसी के जैसा, इसी का भाई अल्टरनेटिंग करंट, एसी जिसको बोला जाता है, ये भी रिलेटिवली आसान है, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी वैसा ही ग्रेविटेशन के जैसे आप 4 से 5 घंटे इसको भी पढ़ेंगे एक दिन में, और प्रीवियस ईयर के सवाल मिला देंगे तो ये भी एक सवाल आपको दे जाएगा, 4 नंबर दे जाएगा जेईई मेंस में, वो है अल्टरनेटिंग करंट। फिर सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट, हाँ बिल्कुल सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स। सेमीकंडक्टर वाला पार्ट भी आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट इसका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है जेनर डायोड। जेनर डायोड से रिलेटेड जो सवाल है वो एक बार पढ़ लीजिए आप, उनको कैसे सॉल्व करना है वो पढ़ लीजिए। ट्रांजिस्टर हो सकता है आपको समझ नहीं आए, दिक्कत क्रिएट करे तो छोड़ दीजिए,
ट्रांजिस्टर का बहुत कम चांस है सवाल आने का, बहुत रेयर चांस है। अब कभी किस्मत ही खराब है, फूटी हुई किस्मत है, तो आ जाए तो क्या करे, बाकी नहीं आएगा। मोस्टली जेनर डायोड के सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इनके ग्राफ, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, उसको एक बार देख के जरूर जाइएगा सेमीकंडक्टर में। और लॉजिक गेट्स तो बिल्कुल आपको देखना ही होता है। और कौन बच गया, नॉट गेट होता है। इन सबको देख के जरूर जाइएगा, इनका सर्किट कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, बुलियन अलजेब्रा की जो ट्रूथ टेबल वगैरह होती है उससे रिलेटेड। एक छोटा सा है, 2 घंटे भी इसमें बेचारे में इन्वेस्ट करेंगे ना आप, तो आपका इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देके जाएगा, अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। तो इसको भी छोड़ना नहीं है। यूनिट डायमेंशन तो ये तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है यार, 11th-12th में आप इतना पढ़ चुके हैं, हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टिप्स पे रात में कोई उठा के पूछे आपको याद होना चाहिए, तो हर चीज का जब आपको फॉर्मूला याद है तो यूनिट डायमेंशन का फॉर्मूला क्या निकालना भी किसी भी चीज का, के कंडक्टिविटी क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है, ये क्या बोलते हैं परमिटिविटी होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, ये सब निकाला जा सकता है आपके पास फॉर्मूले है तो इजीली। वो बस एक टेक्निक समझ लीजिए। और इसका भी एक सवाल आएगा मेंस में भी, एडवांस में भी, यूनिट डायमेंशन और एरर भी इसमें ऐड कर दीजिए, एरर वाला सवाल भी। इसमें भी 3 से 4 घंटे आप यदि इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा आपको आउटपुट मिलने वाला। इनपुट थोड़ा सा दीजिए, वो देखिए आपको कितना गुना बेटर आउटपुट देता है। और हाँ, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स की बात करी जाए तो ईएम वेव्स को भी एक आसान चैप्टर है, इसमें भी 3 से 4 घंटे, ज्यादा मैं बोल भी नहीं रहा, 3 से 4 घंटे आप एक बार इन्वेस्ट कर लीजिए ईएम वेव्स में। मतलब इस सबको यदि आप एक दिन में नहीं बोले तो 2 दिन में आई थिंक कवर कर सकते हैं, 4 से 5 घंटे इन दोनों में मिला करके। और ऐसा करके 2 घंटे में यदि एक दिन में आप 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करने का 10 घंटे समय दे पाते हैं, जो क्लासेज वगैरह नहीं जाते उनके लिए, तो 2 दिन में इनको कवर करें। 2 नहीं तो 3 दिन ले लो, 3 दिन ले लोगे तो इनमें से जितने हमने नाम लिए उतने सवाल आपके पक्के हैं। 5 से 6 सवाल है वो आपके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 5 से 6 सवाल यदि इनमें से आ जाते हैं, हर एक में से एक एक सवाल आ जाता है, 20 नंबर भी आपके आते हैं, 100 में से 20 एक सब्जेक्ट में, तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो इन सारों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें से यदि आपको किसी में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसमें आप ज्यादा फंसते हो या जिसमें ज्यादा क्लैरिटी चाहिए या प्रीवियस ईयर के सवाल आप डिस्कस करना चाहे या डाउट पूछना चाहे, तो जो भी इससे रिलेटेड या कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और जो मैंने बताया है उसके बेसिस पे आप फॉलो कीजिएगा। आप मजा आएगा एग्जाम में, जब अच्छे मार्क्स आए तो फिर मुझे याद कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके फिर बताइएगा कि सर आपने जो बोला था करके देखिए कितना अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट और लेट्स क्रैक इट, बेस्ट विशेष। ऐसे ही बने रहिए वीडियो के साथ, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा आपको हेल्पफुल साबित हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट और आपका वीडियो में खुशी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।